हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मशीन फर्स्ट, और ये जो कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट है। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू हमारी वीडियो को वॉच करते होंगे और प्रॉपर नोट्स बनाते होंगे। तो बच्चों, हम बात करते हैं आज के इस लेक्चर में, देखेंगे डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शंस के बारे में। यानी जो हमारा डीसी मशीन है, चाहे डीसी जनरेटर की बात करें चाहे डीसी मोटर की बात करें, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। अगर आपको पूछे कि डीसी जनरेटर का संरचना का संक्षिप्त वर्णन करो, या फिर आपको बोले कि डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन को समझाइए, या फिर डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को समझाइए, तो इन तीनों का जो आंसर होगा एक होगा, क्योंकि डीसी जनरेटर हो चाहे डीसी मोटर हो, दोनों की जो संरचना होती है वो समान होती है। और जैसा देख रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शंस के बारे में, मतलब उसकी संरचना के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन आपके सामने मैंने ड्राइव किया हुआ है, और इसके बारे में हमको पूरे वीडियो में एनालिसिस करना है और 5 नंबर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आते रहते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्यविधि डीसी मशीन का आ जाता है। और बात करें तो इसकी क्या कहते हैं, इसको डीसी शंट जनरेटर का, जो भी हमारी ये डीसी जनरेटर है या फिर डीसी मोटर है, इसका आपको संरचना बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया है वो डीसी मशीन का है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि डीसी मशीन होती क्या है। एक ऐसी मशीन जो कि डीसी सप्लाई या तो जनरेट करेगी, या तो डीसी सप्लाई देने पर वो मैकेनिकल एनर्जी हमें देगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड कराएगी। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोटर जनरेटर के बारे में, डिफरेंसेस क्या होते हैं। मोटर के बारे में हमने बताया था, मोटर को अगर हम इलेक्ट्रिकल देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यो मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देती है, जबकि जनरेटर में हम कोई मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हम टरबाइन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा जैसे मोटर के थ्रू भी हम मैकेनिकल, जो मोटर का आउटपुट होता है बच्चों, वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, उसके द्वारा भी हम प्राइम मूवर को काम में ला सकते हैं। तो प्राइम मूवर्स के हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या देते हैं, या टरबाइंस का जो आउटपुट होता है मैकेनिकल एनर्जी होता है, उसको हम देते हैं जनरेटर के इनपुट पे। यानी जनरेटर क्या करती है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हमने बोला था, जैसे आप जानते हैं जो भी मशीनें हैं कुछ उसके डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। सिमिलरिटीज क्या है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की बात करें तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों का जो संरचना है लगभग समान होती है, लेकिन जो इसका वर्किंग, जो ऑपरेशन है, दोनों का डिफरेंट है। तो हम एक एक करके बात करेंगे इसमें कैसे आपको 5 नंबर लिखने हैं। तो हम ये बात करें कंस्ट्रक्शंस ऑफ डीसी मशीन की। देखिए, हम बात करेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शंस ऑफ डीसी मशीन के बारे में, यानी डीसी मशीन की संरचना। ठीक है बच्चों, या फिर कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ठीक है बच्चों, डीसी मशीन। ठीक है, आपको आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। देखिए, ठीक, या फिर डीसी मशीन संरचना कहे, कंस्ट्रक्शन कहे, बात तो ही है संरचना या उसको बनाने का मेथड। ठीक है, देखिए, अगर हमें ये सबसे पहला लाइन लिखना होगा, किसी भी मशीन में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। आपकी जो पहली लाइन होगी यहां पे लिखेंगे, किसी भी मशीन में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। किसी भी मशीन में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कोई भी हमारे पास अगर मशीन है तो उसमें मुख्यतः 2 भाग होंगे। पहला होगा हमारा स्टेटर। क्या होगा बच्चों, स्टेटर। स्टेटर बोलते हैं स्थाता। और दूसरा होगा बच्चों हमारा रोटर। क्या होगा बच्चों, रोटर। रोटर को बोलते हैं घुर्डक। क्या बोलते हैं बच्चों, घुर्डक। ठीक है, चलिए, रोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मूव करता है। रोटर, घुर्डक का मतलब होता है रोटर क्या करता है, घूमता है।
मशीन का वह भाग जो घूमता है, जो मूव करता है, उसे हम बोलते हैं रोटर। और मशीन का वह भाग जो स्थिर होता है उसे हम स्टेटर बोलते हैं। यानी वह भाग, मशीन का वह भाग जो स्थिर होता है, क्या होता है बच्चों? स्थिर होता है। ठीक है, आप जो चीज़ बोल रहा हूं उसे कॉपी करते चलिएगा। आपको लिखना है स्टेटर क्या होता है? मशीन का वह भाग जो स्थिर होता है उसे हम स्टेटर कहते हैं या स्थाता कहते हैं, और मशीन का वह भाग जो घूमता है, मूव करता है, उसे हम रोटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, मूव करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इस कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, इसमें कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि ये दिखाया गया है कि टर्मिनल बॉक्स, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स। ठीक बच्चों, ये मेरा बेस है यानी आधार है, ठीक है, जिसपे मशीन को रखा गया है। ठीक है, इसके फाउंडेशन को। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये दिखाया गया है आर्मेचर कंडक्टर है। आप इसको लिख सकते हैं आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है बच्चों, यानी आर्मेचर चालक। ये मेरा क्या है? ये आर्मेचर कोर है, यानी आर्मेचर, आर्मेचर का कोर है। ठीक है बच्चों, आर्मेचर कोर। और ये क्या हमारा? ये मेरे हैं ब्रश। ठीक है, मेरा ब्रश है। ठीक, और ये हमने लिखा है शाफ्ट है, और जस्ट शाफ्ट के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये है कम्यूटेटर, ये आपका कम्यूटेटर। ठीक है बच्चों, ये है मेरा हमारा कम्यूटेटर, जो ये वाला पार्ट्स है। तो हमें देखना है कि इस मशीन का जो संरचना बनाई गई है, इसमें कौन कौन से भाग हैं जो मूव करेंगे और मतलब रोटेट करते हैं, और कौन कौन से भाग हैं जो स्थिर रहते हैं। देखिए, अब मशीन का जो बेस होता है जिस पे मशीन रखी गई, अब देखे होंगे मोटर होती है गांव में, तो मोटर का नीचे रखने वाला बेस बना होता है ना, यहाँ पे बेस उसका, तो वो थोड़ी घूमता है भाई। घूमता क्या? उसके अंदर का शाफ्ट लगा होता है, उसके ऊपर आर्मेचर जो भी लगे रहेंगी कंडीशंस, आर्मेचर रहते हैं, आर्मेचर मूव करेगा। ठीक है, अगर डीसी मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम स्टेटर के पार्ट कौन से हैं, सबसे पहला लिखेंगे स्टेटर के पार्ट्स में हमारे आते हैं बेस आ गया। ठीक है बच्चों, चलो बेस मतलब इसको बोलते हैं आधार। पहले हम लिख लेते हैं इसको क्या होता है। अब देखिए टर्मिनल बॉक्स क्या होता है? टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स। ठीक है बच्चों, आपका जो टर्मिनल बॉक्स है ये भी है स्टेटर का पार्ट्स। ऊपर बनाया गया है आई बोल्ट या आई लिफ्ट के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है आई लिफ्ट। ठीक है बच्चों, हम एक एक करके इनका समझेंगे काम। पहले लिखते हैं हम कौन कौन सा, 1 2 3। नेक्स्ट है हमारा आई बोल्ट या आई लिफ्ट के नाम से जानते हैं इसे। नेक्स्ट है योक। चौथा अगर बात करें इसका जो पार्ट है वो योक है। नेक्स्ट 5वें नंबर पे क्या आता है हमारा? ठीक है बच्चों, ये देखिए पोल है, ये है चुंबकीय पोल। ठीक, तो चुंबकीय पोल, चुंबकीय ध्रुव, पोल को बोलते हैं बच्चों ध्रुव। उसके बाद हमारा पोल कोर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आ जाएगा पोल कोर। ठीक, पोल आर्मे जो बोलते हैं इसको पोल बाइंडिंग, जो पोल पे बाइंडिंग करेंगे, यानी जिसको फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग। ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए ये सब चीजें जो हैं हमारे स्टेटर के पार्ट्स पे हैं जो कि मूव नहीं करेंगे। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि रोटर पे हैं। यानी रोटर पे कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो रोटर पे हमारा आता है शाफ्ट। देखिए ये जो शाफ्ट है, वो जो गांव में देखें जनरेटर, तो जनरेटर में जिस पे हम वो हैंडल लगा के उसको घुमा के स्टार्ट करते हैं ना, वो देखें ना गांव में शादियों में जनरेटर स्टार्ट की जाती है। तो वो जो जनरेटर है ना बाबू, वो जनरेटर का जो जिस पे हम हैंडल लगा के उसको मूव कराते हैं वो शाफ्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? शाफ्ट हो गया। और क्या हो गया बच्चों? ये हमारा है कम्यूटेटर। क्या गया? कम्यूटेटर। ठीक है बच्चों, कम्यूटेटर। और क्या हो गया मेरा? देखिए अब ये बात करते हैं कम्यूटेटर। ये है आर्मेचर, इसका क्या है? आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर हो गया। आर्मेचर बाइंडिंग हो गई, आर्मेचर बाइंडिंग हो गई, वाइंडिंग। आर्मेचर में जो भी बाइंडिंग रहेंगी वो भाई किस पे होंगी?
वो रोटर के पार्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने ब्रश लगाया है ये दिखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि रोटर्स का पार्ट है, बट रोटर्स का पार्ट नहीं होता। जो ब्रश होता है हमारा, जिसको ब्रश बोलते हैं, वो स्टेटर का ही पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, एक एक करके इनके बारे में समझना है, क्योंकि ये हमें थ्योरी 5 नंबर का लिखना है विथ डायग्राम। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अलग से भी आपको आ सकता है कि जो ब्रश का कार्य क्या होता है, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, इनके फंक्शंस के बारे में और किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, मजा आ जाएगा। वीडियो खत्म होते होते आपको पूरी चीज, यानी जो डीसी मशीन है इसका पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा। तो बच्चे आइए स्टार्ट करता हूं मैं, एक एक चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रॉपर बच्चों आप नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको कोई डाउट कहीं भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, या कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये मिसिंग हो गई है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, तो जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, मीन्स आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब कंटिन्यू वॉच करिए वीडियो और नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए, और टाइम कम है, मेहनत करिए ज़्यादा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को हमें टाइम देना है, सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग बराबर ही होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला हम देखते हैं स्टेटर का पार्ट्स में यॉक। ये लिखा है देखो बच्चों, ये यॉक, ये जो है यॉक होता है, इसको बोलते हैं यॉक। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं यॉक की। यॉक, ठीक, यानी यॉक इंग्लिश में भी बोलते हैं इसको यॉक। यॉक क्या होता है बच्चों, देखिए अगर यॉक की बात करें तो ये जो पूरा बाहरी आवरण है ये यॉक है, जो पूरा राउंड आपको दिख रहा है ये यॉक है। यॉक का कार्य होता है कि इसका अगर फंक्शंस की बात करें क्या क्या कार्य होते हैं, पहली बात कि बाहरी आघात से प्रोटेक्ट करता है, मतलब बाहर से धूल नमी कण जो भी है इसके अंदर नहीं आने देगा। दूसरा काम होता है चुंबक, जो भी मैग्नेटिक लाइनें हैं इनके लिए पथ प्रोवाइड करे, चुंबकीय क्षेत्र के लिए यानी चुंबकीय फ्लक्स के लिए ये पथ प्रोवाइड कराता है। देखिए ना, ये रास्ता बोलते हैं नॉर्थ साउथ, तो ये रास्ता प्रोवाइड किया है, नॉर्थ से गई साउथ में, नॉर्थ से गई साउथ में, और ये कंप्लीट हुआ। तो पहला कार्य हुआ कि बाहरी आघात से बचाएगा। बाहरी आघात का मतलब धूल हो गए, कोई कंकड़ हो गया, कोई भी अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात करते हैं कि यॉक जो होता है वो बाहरी आघात से तो बचाएगा, साथ ही साथ चुंबकीय फ्लक्स लाइनों के लिए ये क्या करता है, रास्ता प्रोवाइड कराता है। और बेस, जो भी पोल हैं इस पोल को भी पकड़ के रखता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है बच्चों, यानी पोल्स जो होते हैं हमारे, जो पोल है इसको भी मैकेनिकली सपोर्ट देता है। तो अगर इसके पोल के कार्य देखें तो बाहरी आघात से बचाता है, बाहरी आघात से बचाता है। जो भी बाहरी आघात होंगे जैसे धूल नमी कण हो गए तो इन सब से बचाएगा। और बात करें कि अगर इसका कार्य, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के लिए पथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और कार्य क्या होता है बच्चों इसका, देखिए जो भी मैग्नेटिक लाइनें हैं इसके लिए पथ, रास्ता प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है बच्चों, और क्या लिखेंगे, जो हमारा यॉक होता है, यॉक का कार्य होता है कि इसको, जो हमारे पोल हैं उसको सपोर्ट, पोल्स को मैकेनिकली सपोर्ट करता है। ठीक है बच्चों, जो भी हमारे पोल्स हैं उनको मैकेनिकली सपोर्ट करता है, यानी कि इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, मैकेनिक, देखिए पोल्स जो हैं ये यॉक में ही लगे पड़े हैं। तो ये एक यॉक का कार्य होता है। अगर इसका आकार पूछे तो वलयाकार होता है, वलयाकार। ठीक है, वलयाकार। ठीक है, बोलते हैं इसका आकार अगर पूछता है यॉक का संरचना कैसी होती तो वलयाकार होती है। और इसका कार्य समझ गए, बाहरी आघात से बचाना होता है, कोई भी धूल नमी कण जो भी हैं इसको जाने से रोकता है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए पथ प्रोवाइड कराएगा, मैकेनिकली सपोर्ट करता है,
पोल्स के लिए मैकेनिकली यानी यांत्रिक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और बात करते हैं ये बनता कैसे है, तो जो भी लार्ज साइज की मशीनें होंगी, लार्ज साइज की मशीनें यानी बड़ी मशीनों के लिए, ठीक है बच्चों, देखिए बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? कास्ट स्टील। बड़ी मशीनों के लिए से कास्ट स्टील का बनाते हैं, जबकि स्मॉल साइज की अगर मशीन है, छोटी मशीनों के लिए, स्मॉल साइज की अगर मशीन है तो हमें कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, कास्ट आयरन। बड़ी मशीनों के लिए हम कास्ट स्टील से बनाएंगे इसे, और जो छोटी मशीनें होती हैं उसके लिए हम कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं, सॉरी कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको लिखना है, योग हेडिंग डालना है। और योग क्या करता है? योग जो कि बाहरी आवरण है, ठीक है, और यह बाहर आघात से बचाता है, बाहरी आघात से बचाता है, यानी कि कोई भी धूल के नमी कण अंदर न जाए। साथ ही साथ फ्लक्स को रास्ता पथ प्रोवाइड करा रहा है, और साथ ही साथ ये मैकेनिकली सपोर्ट पोल को भी पकड़ के रखा है। और ये बड़ी मशीनों में स्टील का बनाया जाएगा, कास्ट स्टील का। छोटी मशीनों में ये कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। आई बात समझ बच्चों? तो ये देखा मैंने योग का फंक्शन, नोट करिए प्रॉपर, इसी तरह आपको एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हमने योग के बारे में तो समझ लिया कि योग क्या होता है। अब उसके बाद देखिए ये क्या है? चुंबकीय पथ। तो ये तो दिखा गया कि चुंबकीय पथ है, ये चुंबकीय फ्लक्स लाइनें हैं जो नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती है, इसमें लिखने की कोई बात नहीं है। ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, एक्चुअली पूरी ऐसी बनती है, तो हमने शार्ट में दिखा दिया है। ये आर्मेचर कंडक्टर हैं, इस पे आर्मेचर बाइंडिंग की गई है, मतलब कि यहाँ पे कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और बात करते हैं ये आर्मेचर की बाइंडिंग है, हमको शार्ट में। एक्चुअली बाइंडिंग तो आपकी जो बाइंडिंग होती है कुछ ऐसे होती है, अगर आपकी बाइंडिंग यानी कॉइल लपेटना होगा तो इस तरह से लपेटा जाता है, लेकिन मैंने वो इस तरह से दिखा दिया इसको। ठीक है, शार्ट में। तो मान लीजिए आर्मेचर कुंडली है, तो हम ये बात करेंगे पोल्स की। ठीक है, और स्टेटर पार्ट्स में हम बात करते हैं पोल कोर क्या होता है, पोल शू क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं। पोल्स का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स हमें प्रोवाइड कराएगा। चलिए भाई अब हम बात करते हैं पोल्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी, पोल्स जो होते हैं, ये मेरा मान लीजिए पोल है, ये होता है पोल कोर। ठीक है बच्चों, ये ऐसे समझ कर लिए, ये है हमारा योक, ये है मेरा योक। ये ऊपर का मतलब आधा कट करके बनाया है ऐसे समझने के लिए आपको। और ये है हमारा पोल कोर, ये क्या है? पोल का कोर। और पोल शू कुछ ऐसा बनता है। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका पोल शू। ठीक है, चलिए ये मेरा बन गया है पोल शू। अब देखिए इसे बोलते हैं पोल शू, पोल शू। ठीक है बच्चों, अब ये पोल कोर है, पोल शू है, यानी ये जो दिख रहा है आपको एक ही में बना हुआ, एक्चुअल में दो चीजों से मिलके बना। देखो इधर का एरिया जो है यहां तक का, वो हमारा पोल कोर है, और ये मेरा पोल शू है। जो पोल शू मतलब ये शू मतलब घोड़े के नाल जैसे, मतलब यहां देखो शू शेप में बना है, यू शेप में बना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए पोल शू है, और ये दोनों एक्चुअल में अलग होते हैं। जब इनको जोड़ना होता है तो हमें एक स्क्रू की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं काउंटर संक स्क्रू। ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं पोल कोर तथा पोल शू को जोड़ने के लिए जो स्क्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमें जोड़ना है तो एक स्क्रू लगाएंगे। ठीक है, ये स्क्रू से हम अगर जोड़ रहे हैं, इस स्क्रू का क्या नाम है? काउंटर संक स्क्रू। ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे हम काउंटर संक स्क्रू। ठीक, काउंटर संक स्क्रू। ठीक, यानी आप ऐसे लिख सकते हो काउंटर संक स्क्रू। ठीक है बच्चों,
काउंटर संक स्क्रू का प्रयोग करके पोल कोर और पोल शू को जोड़ा जाता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं पोल शू। जो पोल कोर था, चूंकि पोल तो ऐसा ही है, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ही चाहिए, नॉर्थ से अगर है तो हमें नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र ही चाहिए, तो हमें इस आकार का स्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत पड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें इस शेप में बनाने की क्या जरूरत पड़ी। ये शेप जो बनाया गया है, यानी पोल शू अलग से जोड़ने क्या बन, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें तो यहाँ बन जाती। रीजन ये है बच्चों की, जो आपका रोटर है होता है गोला, देखो सिलेंडर टाइप का होता है इस तरह से। ठीक है बच्चों, आपका जो रोटर है वो सिलेंड्रिकल होता है, देखो सिलेंडर की तरह होता है इस तरह से गोला। ठीक है बाबू, देखो ये आपका रोटर है। ठीक, अब देखो आप यहां पे जो फ्लक्स लाइनें हैं वो यूनिफॉर्मली मिल रही हैं, ज्यादातर मिल रही हैं। लेकिन अगर यहां बात करें, यहां पे इन एरिया में देख रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स लाइनें थोड़ी कम मिल रही हैं, मतलब एयर गैप बढ़ रहा है, मतलब रिलक्टेंस का मान ज्यादा बढ़ रहा है। रिलक्टेंस का मतलब फ्लक्स जो हमारा एयर गैप में ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बना हुआ। तो यहां पे एक जो फ्लक्स है पूर्ण रूप से नहीं, यार एयर में कुछ हमारे फ्लक्स जो लीकेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मीन्स कि यूनिफॉर्मली फ्लक्स नहीं मिल रहा है, जिससे फ्लक्स यूनिफॉर्मली नहीं कटेगा। अगर मैं इस तरह से बनाया हूं तो देखिए, अगर मैं यहां पे शेप का बनाया इस तरह से, तो देखिए सब समान हो गया लगभग। ठीक, यूनिफॉर्मली, समझ में। अगर मैं कहा कि इतना ही अगर मैं बनाया होता तो इतनी दूर के लिए ना, लेकिन मैंने क्या किया, इसको यू आकार में ऐसे बना दिया, इस शेप में शू, पोल शू बना दिया। मतलब कि देखिए सबके लिए जो एयर गैप लगभग समान हो गया। जबकि यहां पे अगर पोल हमारा इस तरह से बना होता तो देखिए ये हमारा रोटर होता तो इस तरह होता, तो देखिए यहाँ पे तो कोई बात नहीं, फ्लक्स अच्छे से मिलेंगे, लेकिन ये देखिए एयर गैप बढ़ गया, और एयर गैप बढ़ने से रिलक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, रिलक्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे स्पार्किंग होने लगेगी, बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कटे, तो उसके लिए हमारे मैक्सिमम फ्लक्स कब कटेगा, जब यूनिफॉर्मली ये इसको फ्लक्स कटता रहे, सबको हर एक पॉइंट पे हमें यूनिफॉर्मली फ्लक्स मिलता रहे। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स कटे, तो इसीलिए इसका आकार शू, इसी को बोलते हैं पोल शू। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कि यूनिफॉर्मली हमको फ्लक्स मिलता रहे। अब इस पे बच्चों बाइंडिंग करते हैं, क्या करते हैं हम इस पे बाइंडिंग, समझिएगा, इसको बोलते हैं पोल बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, पोल बाइंडिंग। ठीक है, यानी पोल बाइंडिंग या कोर पे बाइंडिंग करते हैं। अच्छा, बाइंडिंग क्यों करते हैं, समझ में आया। देखिए बाइंडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो पोल है, ये एक्चुअल में ये पोल परमानेंट चुंबक नहीं होता है। ठीक है, ये चुंबक नहीं होता है, ये हमारा स्टील के बनाए जाते हैं या आयरन के बनाए जाते हैं। पोल्स हमारे स्टील के बना सकते हैं हम, या फिर आयरन के। तो जब आयरन या स्टील में ऐसी प्रॉपर्टी तो होती नहीं है कि ये चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करे, तो क्या होता है कि इस पोल में फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसमें बाइंडिंग करके इसको हाई मैग्नेटिक फील्ड एरिया में रखा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो इसके अंदर चुंबक के गुण आ जाते हैं, और जब चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तो भी इसमें चुंबक के गुण रह जाते हैं। वो जो चुंबक के गुण इसमें विद्यमान हैं उसे बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, ये हमारे हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनी रहेंगी। अब हम क्या करते हैं, इसको लेमिनेशन करते हैं। जो पोल कोर होता है उसको हम लेमिनेशन करते हैं। ध्यान रखना इसमें कि पोल शू को हम लेमिनेशन करते हैं, लेमिनेशन। ठीक है बच्चों, लेमिनेशन क्यों करते हैं, लेमिनेशन हम एडी करंट लॉस से बचने के लिए करते हैं। पोल कोर पे जो लेमिनेशन किया जाता है वो एडी करंट लॉस से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस यानी इसको बोलते हैं भावर धारा हानियां। ठीक है बच्चों, यह हानि लॉसेस, जो एडी करंट लॉस होता है उससे बचने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं। ठीक है, अब लेमिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो ये लेमिनेशन करने कब करेंगे, जब एसी सप्लाई देना हो तब। ठीक है बच्चों, अगर प्योर डीसी होगी तो हमें लेमिनेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें प्योर डीसी द्वारा दिया गया, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको पोल कोर को प्योर डीसी दे रहे हैं, प्योर डीसी, अगर शुद्ध
डीसी आप दे रहे हो, प्योर डीसी किससे मिलेगी? बैटरी से मिलती है। ठीक है बच्चों, ये मेरी बैटरी है। अगर आप इसको एक फील्ड के एक्साइटेशन के लिए, फील्ड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए अगर आप सप्लाई डीसी देते हैं तो वो प्योर डीसी अगर है तो लेमिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेमिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। पोल कोर, पोल शू क्या होता है, पोल शू का आकार क्यों लिखते हैं, इस तरह से बनाते हैं, सब कुछ आपको इसमें ड्राइव करना है और एक एक करके आपको समझाने हैं। ठीक है, तो हमने देखा योग क्या होता है, पोल क्या होता है, पोल कोर क्या होता है, पोल शू क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, और इस दोनों पोल कोर और पोल शू को जोड़ने के लिए काउंटर संक स्क्रू का हम प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक, चलिए अब अगला हम टॉपिक देखते हैं जो ब्रश है। ठीक है बच्चों, ब्रशेस हैं। इस ब्रश का कार्य क्या होता है, जो स्टेटर का अगला पार्ट है उसे ब्रश बोल रहे हैं, ब्रश। ठीक, अगला पार्ट्स की बात करें हम, ब्रश क्या होता है। ठीक है, यानी इस डीसी मशीन में जो ब्रश है इसका कार्य क्या होता है। देखिए, जब आर्मेचर में कोई एसी प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, कम्यूटेटर के द्वारा हम उसको डीसी में बदल देंगे। तो कम्यूटेटर का जो आउटपुट होगा उससे ब्रश क्या करेगा, आउटपुट जो भी करंट है उसको कलेक्ट करके बाहरी पथों तक भेजना। मतलब ब्रश का शाब्दिक अर्थों में आप क्या लिखोगे, ब्रश का कार्य कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करके बाहरी परिपथों तक भेजना ही इसका फंक्शन होता है। अगर बात करें ब्रश की, तो जो स्मॉल साइज की मशीनें होंगी, स्मॉल छोटी मशीनों के लिए ये हम कार्बन का बनाते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बन का, ठीक, हम कार्बन का यूज करके बनाते हैं छोटी मशीनों के लिए, स्मॉल साइज मशीनों के लिए। और बड़ी मशीनों के लिए अगर बात करें, बड़ी मशीनों के लिए यानी लार्ज साइज की अगर कोई मशीन है आपकी, ठीक है बच्चों, अगर लार्ज साइज की मशीन है तो हम कॉपर का यूज कर सकते हैं, कॉपर या कॉपर ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है कि ब्रश, जब भी आप हेडिंग लिखेंगे ब्रश तो उसमें कार्य लिखना है। ब्रश का कार्य होता है कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करके बाहरी परिपथों तक भेजना। बड़ी मशीनों के लिए जो ब्रश होता है वो कॉपर के बनाए जाते हैं, ठीक है, जबकि छोटी मशीनों के लिए जो ब्रश होते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई, आपको इतना ही लिखना है और ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, अगला पार्ट हमारा आता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं बच्चों, दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर क्या होता है, देखिए, अगर हम जनरेटर की बात करेंगे, जनरेटर, तो जनरेटर में जो कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना। और हम मोटर की अगर बात करते हैं, मोटर की कंडीशन में डीसी को एसी में बदलना, जो भी हमारी डीसी सप्लाई होगी उसको एसी में बदलना। तो मोटरिंग एक्शन के लिए कम्यूटेटर का कार्य होता है डीसी को एसी में बदलना, और जनरेटर के लिए हमारा कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना। देखिए एक्चुअली क्या होता है, आर्मेचर में हमेशा जो प्रोड्यूस होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, यानी कि एसी होती है। अब उस एसी को, चूंकि हमारी जो जनरेटर है, हमने बोला कि डीसी जनरेटर, हमें डीसी सप्लाई चाहिए, और डीसी सप्लाई हमारे लिए कई जगह इंपॉर्टेंट है। जैसे डीसी जनरेटर चलाना है तो हमें डीसी सप्लाई चाहिए। सीरीज, डीसी सीरीज मोटर का हमने बताया, लोकोमोटिव में जो ट्रेन होते हैं उसमें ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो आप समझिए कम्यूटेटर जैसे जनरेट हुआ वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट हुआ एसी, कम्यूटेटर के द्वारा हम डीसी में बदल के ब्रश के थ्रू हम बाहर परिपथों तक भेज देते हैं। एक्चुअली आपको फ्रंट व्यू बनाया गया है। अगर इसका साइड व्यू आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ आपका बनेगा। देखिए, ये मेरा मान लीजिए कि शाफ्ट है, शाफ्ट के जस्ट ऊपर हमारा कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर के ऊपर ही हमारा आर्मेचर कोर होता है जिसके ऊपर हमारी आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है। ठीक है बच्चों, अगर इतना देखा जाए, और इस बाइंडिंग को हम क्या करते हैं, इसको लाके ये जो भी वायर्स आएंगे इसमें कंडक्टर्स हैं, इसको कम्यूटेटर सेगमेंट पे जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरा कम्यूटेटर है और इस कम्यूटेटर के जस्ट आगे शाफ्ट है।
अब ध्यान दीजिए, ये मेरा कम्यूटेटर है और सारे सेगमेंट आके जुड़े पड़े हैं। तो कम्यूटेटर पे हम ब्रश, जो स्टेटर पार्ट होता है, इस तरह से ब्रश को लगा के, ये मेरा अगर ब्रश होता तो बाहरी परिपथ होता कि हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई ले सकते थे। ठीक है बच्चों, या हम डीसी, अगर ये मेरी मोटर होती तो यहाँ से डीसी सप्लाई देते और करंट ऐसे जाती इसमें, कम्यूटेटर में एक्चुअली हम डीसी देते और कम्यूटेटर एसी में बदल देता मोटरिंग एक्शन के लिए, और आर्मेचर में हमारी एसी पहुंच जाती। अगर जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर में जो भी जनरेट हुआ होगा आर्मेचर में वो हुआ एसी, और कम्यूटेटर जो हमने यहाँ बनाया आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, वो कम्यूटेटर आपको जनरेट कर देगा, डीसी में बदल देगा, और डीसी हमको बाहरी परिपथों तक ब्रश के थ्रू, और ये मेरा मान लीजिए ब्रश है तो ब्रश के थ्रू हम परिपथों तक ले लेते हैं। ठीक है, ले जाते हैं। तो ये इसका अगर देखा जाए साइड व्यू है, एक्चुअली ये फ्रंट व्यू बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो कम्यूटेटर का मेन फंक्शन होता है, अगर जनरेटर है तो कम्यूटेटर का कार्य होगा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना। अगर वो मोटर है तो मोटर में डायरेक्ट करंट को यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। अब बात करते हैं ये बनता किससे, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर जो बना होता है बच्चों, वो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। इंपॉर्टेंट, यानी ये बनता है हमारा हार्ड ड्रॉन कॉपर, यानी कठोर खींचा हुआ कॉपर का बना होता है। ठीक है, इसके बीच में हम माइका इंसुलेटर मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कम्यूटेटर होता तो कम्यूटेटर के जो भी सेगमेंट्स होते कम्यूटेटर के, उन सेगमेंट्स के बीच में, ये जैसे सेगमेंट्स होते, ये एक सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, तो इन सेगमेंट्स के बीच में ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, इसका नाम है माइका। ठीक है बच्चों, आपसे पूछता भी, अब लिख भी सकते हैं कि कम्यूटेटर के दो सेगमेंट्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करता है और कौन सा होता है, वो माइका का यूज करते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटर का आपको फंक्शन समझ में आ गया। और देखिए ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ से हम सप्लाई दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। अगर मोटर होगी तो सप्लाई देना है, और जनरेटर है तो हम उससे सप्लाई लेंगे। ठीक है बच्चों, ये पता है आपको, बेस है जो कि इसको स्टैंड है जिसपे हम खड़ा करना है इसको। ये हमारे नॉर्थ और साउथ की चुंबकीय फ्लक्स लाइनें हैं, ये शाफ्ट है। अब बात करते हैं शाफ्ट की। तो जो बच्चों शाफ्ट होता है आपका, यानी शाफ्ट, ये शाफ्ट माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील। ठीक है बच्चों, जो शाफ्ट होता है आपका वो माइल्ड स्टील का बना होता है। तो इस तरह से आज के हमने लेक्चर में क्या देखा, डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शंस के बारे में, संरचना के बारे में। और डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें तो इसके आपको लिखना क्या है, किसी भी मशीन में मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक रोटर, दूसरा स्टेटर। रोटर वह भाग होता है जो रोटेट करता है, और स्टेटर वह भाग होता है जो स्थिर होता है। और आपको ये डायग्राम बनाना है, स्टेटर्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसा मैंने नोट कराया था उस तरह लिखना है। रोटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको लिखना है। आफ्टर आपको एक एक करके कुछ पॉइंट, जैसे योक क्या होता है, आई लिफ्ट क्या होती है। देखिए आई लिफ्ट का कार्य हमने नहीं बताया, आई लिफ्ट का कार्य होता है इसे रस्सी से बांध के मशीन को उठाने के लिए, ये आई लिफ्ट है, आई बोल्ट बोलते हैं। ठीक है इसको, तो ये चीजें आपको सारा कुछ, ब्रश का कार्य क्या हो गया, पोल कोर का कार्य क्या हो गया, ये बेस का कार्य क्या हो गया, या फिर आर्मेचर कोर का कार्य क्या होता है, इन सब के बारे में लिखना है, और कौन से किसके बने होते हैं। तो आपको कंप्लीटली ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डीसी मशीन या डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की संरचना करिए, तो आपको इस तरह से आपको समझाना है और इस तरह से डायग्राम बनाना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।